तो कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आइए आप सभी विद्यार्थियों को RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत है। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर से हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वो 50 MCQ हमने आपके लिए लाया है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन की संभावना पूछे जाने की है। उस तरह के क्वेश्चन एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 से रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर है। इस चैप्टर से हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नहीं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, बोर्ड के एग्जाम, उस विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए विद्यार्थियों, आप अंत तक बने रहेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन करने में बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है 1266 में कितने सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक का मतलब होता है SF सिग्निफिकेंट फिगर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। अब हम लोग को समझना होगा पहले कि सर सार्थक अंक होता क्या है, सार्थक अंक किसे कहा जाता है। नहीं, तो सार्थक अंक का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को, अगर सार्थक अंक की डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाली संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। समझ गए? तो किसी भी भौतिक राशि को हम लोग किस में शुद्ध रूप में व्यक्त जो करने वाली संख्या है, उस संख्या को क्या बोला जाता है? सार्थक अंक बोला जाता है। उस अंक को सार्थक अंक बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, तो अब यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा, नहीं इसके लिए कुछ नियम है, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी संख्या में सार्थक अंक को पहचान सकते हैं। तो इसका रूल पहला क्या है प्यारे विद्यार्थियों? फर्स्ट रूल कहता है कि रूल फर्स्ट कहता है कि सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक कहलाता है, यानी सार्थक अंक होता है। तो जितने भी अशून्य संख्या हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाते हैं प्यारे बच्चे। नहीं, जैसे 424, इसमें क्या अशून्य संख्या है। अशून्य का मतलब इसमें शून्य नहीं है। तो इसमें आपसे पूछे कि 424 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ जो सार्थक अंकों की संख्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 होंगे। नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी शून्य संख्या नहीं है। तो सब के सब क्या है? ये 3 जो अंक हैं ये तीनों अशून्य संख्या है, मतलब शून्य नहीं है। इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। और अगर यहीं पे रहता है प्यारे बच्चे क्या कि 345, अब इसमें और यहाँ पर एक मान लीजिए शून्य हो गया, यानी 3450, मतलब 3450 में सार्थक अंकों की संख्या पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सभी अशून्य संख्या, मतलब शून्य को छोड़कर जितने भी आपका संख्या हो सबके सब क्या है? सार्थक है। तो यहाँ पर कितने सार्थक हो जाएंगे प्यारे बच्चे? 3 भी सार्थक है, 4 भी है, 5 भी, परंतु शून्य सार्थक नहीं है।
क्योंकि ये शून्य है नहीं, तो शून्य जो आपका है वो आती है, सार्थक अंक नहीं होता है। इसलिए इसमें भी आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे प्यारे बच्चे। नहीं, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1260 है, 1260। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 1 है, 2 है और 6 है, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितना होगा प्यारे बच्चे, 3 होगा। शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, समझ गए ना, ये चीज है। अब अगर रूल नंबर 4 देखें हम लोग, तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या में दशमलव के बाद अगर शून्य आ रहा हो तो भी आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा प्यारे बच्चे। नहीं, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग 4.0, तो इसमें आपका 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, अर्थात 4 भी सार्थक अंक है और शून्य भी सार्थक अंक है। तो दूसरा रूल भी आप याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या के दशमलव के बाद अगर शून्य हो तो शून्य भी सार्थक अंक होता है। दूसरा रूल समझ गए प्यारे बच्चे। अगर पर इस तरह से भी रहे 0.00, तो ये आपका ए भी सार्थक अंक, एस भी है, ए भी है, और ये शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चे, 3 और 2 कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक को बता सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चे अगर सार्थक अंक पूछे तो आप बता सकते हैं, समझ गए नहीं। और इसमें रूल है, तो रूल नंबर 3 भी आपको बता देते हैं, और बहुत सारे रूल हैं, आपका 3-4 रूल हैं। तो आपका थर्ड रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, अगर कोई भी संख्या पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। नहीं, रूल नंबर 3 में क्या, कि यदि दशमलव के बाद क्या हो, शून्य हो, दशमलव के बाद क्या हो प्यारे बच्चे, शून्य हो, और शून्य के अगर इधर कोई भी संख्या है, नहीं इधर जैसे यहाँ पर मान लेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, नहीं, तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पर होगा प्यारे बच्चे, ये तो होगा आपका 3 इधर, और यहाँ पर ये दोनों शून्य जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या हो अशून्य संख्या, तो अशून्य संख्या के बाईं तरफ, बाईं ओर, किधर, बाईं ओर आने वाली जो शून्य होते हैं वो शून्य सार्थक नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। 2 और क्या होगा, 4, यहाँ भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे प्यारे बच्चे। समझ गए ना, तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता सकते हैं। समझ गए ना, चलिए। तो अब इसी तरह से हम लोग अगला, अब इस तरह से कोई भी अगर किसी भी तरह से अगर संख्या दे करके पूछे तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं बहुत अच्छे से। और इसके अंदर 1-2 और बता दे रहे हैं आप लोग के एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका रूल नंबर 4 भी आप लोग को बता दे रहे हैं। नहीं, तो अब यहाँ पर अगर आपका दिया हुआ हो 4.63 नहीं, आपका क्या दिया हो 2.04 नहीं, तो अब यहाँ पर आपसे पूछे कि इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 10 को पहले तो आपका 4 निश्चित है कि सार्थक अंक है। यहाँ पर आपका क्या है, अशून्य संख्या, यहाँ पर भी अशून्य, तो ये भी होगा। अब ये शून्य है या नहीं है, तो शून्य भी आपका सार्थक अंक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई संख्या में दशमलव के बाद अशून्य संख्या के मध्य, यानी अशून्य संख्या के बीच में, अशून्य संख्या के बीच में आने वाले जो शून्य होता है वो भी सार्थक अंक होता है। इसलिए यहाँ पर ये भी आपका क्या है बच्चे, सार्थक अंक है। और ये शून्य संख्या के बाद आ रहा है, अशून्य संख्या के
कौन सी तरफ जा रहा है आपका, दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ वाला, जैसे यहाँ पर बताया आप लोग, ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो गए, 8। इस तरह से कितना भी बड़ा संख्या दे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत आसान है, समझ गए ना। चलिए, तो आप अगर बोले तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग, सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चे क्या, कि यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र है। इसकी मूलानुपाती सूत्र लिखना है, इंपेरिकल फार्मूला लिखना है। ये आपका क्या है, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसे हम लोग मूलानुपाती सूत्र में लिखना है, सरल सूत्र में लिखना है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर ये वाले फार्मूला को, ये वाले सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं क्या, C कार्बन कितने हैं, 2, C2 हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो H4, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2। तो अब इस तरह के अगर अणु सूत्र दिया हो तो बहुत आसानी से मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं। क्या करना है कि इसमें देख लेंगे इस अणु में कौन सी परमाणु की सबसे कम संख्या है। तो इसमें कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन, दोनों की संख्या कम है। अब इसमें यहाँ तो बराबर है, अगर जहां भी आपको अणु दिखाई दे उसमें सबसे जो कम संख्या में परमाणु है उसकी संख्या से सब में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भागा दे देना है, नहीं, और जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ 2 से भागा देंगे प्यारे बच्चे, ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो 2 दूना के 4, यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो 2 से जो 2 कट जाएगा 1। तो कार्बन कितने बच गए, 1, हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो गए, यानी कि हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1, नहीं, यानी यही आपका होगा प्यारे बच्चे क्या, मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फार्मूला, सरल सूत्र भी बोल सकते हैं। तो C2O यही आपका मूलानुपाती सूत्र होगा इस यौगिक का। तो इसमें कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए, समझ गए ना। तो किसी भी तरह से कोई भी आपको अगर अणुसूत्र दिया हो, यौगिक का फार्मूला दिया हो, तो उसे आप बहुत आसानी तरीका से मूलानुपाती सूत्र में लिख सकते हैं, समझ गए ना। इस तरह से जैसे और 1-2 एग्जाम्पल आप लोग दे देते हैं, जैसे C6H12O6। अब इसमें क्या करना है कि इसमें बताइए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा बच्चे, नहीं, इसका लिखना है मूलानुपाती सूत्र। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो कैसे लिखेंगे हम लोग मूलानुपाती, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम लोग सभी में डिवाइड करना है, नहीं, तो 6 से 6 कट गया, ये 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12, 6 कम 6। यहाँ पर भी इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। बहुत आसान है, समझ में आ गया ना। बहुत अच्छी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, समझ गए ना। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। नहीं, इस तरह से कोई भी आपका अणुसूत्र दिया हो तो उससे हम लोग मूलानुपाती सूत्र में लिख सकते हैं, बहुत आसानी तरीका से। क्लियर हो गया ना, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आपको किस तरह से समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं, ताकि हमें पता चलेगा। अगर आपको कहीं दिक्कत भी लग रहा हो, नहीं भी समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, यदि आपके पास 1.5 मोलरता वाले NaCl का, नहीं, सोडियम क्लोराइड का 300 ml विलयन प्राप्त होता है, नहीं, तो आप 400 मोलरता वाले NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के कितने ml बना सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ प्यारे बच्चे, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कि आप जब 1.5 मोलरता वाले NaCl का 300 ml विलयन प्राप्त करते हैं, तो अगर आपको 4.5 मोलरता वाले NaCl दे दिया जाए तो आप कितने ml बना सकते हैं, कितने ml विलयन बन सकता है। तो इसका बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान फार्मूला है। इसको मान लेते हैं M1
और यहाँ पर आपका आयतन दिया हुआ इसको मान लेंगे V1 और ये आपका हो जाएगा क्या M2 और हम लोग को यहाँ पर V2 क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक बहुत आसान फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, वो कौन होता है सर? तो यहाँ आप लिख सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2, यही होता है हम लोग का। नहीं तो अब इससे हम लोग हल कर सकते हैं, M2 को इधर ले लाएंगे तो आपका V2 बराबर हो जाएगा M1 V1 डिवाइड क्या हो जाएगा आपका M2। अब सबका मान को पुट कर देंगे, M1 कितना आपका हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई V1 यानी कि यहाँ पर एक कौची है 300 ml है। कितने ml है 300, हम लोग को ml में ही लाना है। नहीं तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से 300 से। इसके बाद M2 दूसरा के लिए हम लोग को कितना मोलरता वाले ने सेल दिया हुआ है 4.5, यहाँ लिखेंगे 4.5 लिखेंगे। नहीं अब इसे सोल्व करते हैं कितना आता है, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा ना। अब इसे अगर काटे तो कितना हो जाएगा 15 तिया कितना हो जाएगा 45 यानी 3 बार में कट गया। अब 3 एकम 3 एक बार में, अब यहाँ कितना बच जाएगा आपका 100 यानी कि आपको अगर दे दिया जाए 405 मोलरता वाले ने Cl तब कितना बिलियन तैयार होगा प्यारे बच्चे 100 ml। कितने ml हो जाएगा 100 ml। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? यहाँ पर आपका दिया 1 ग्राम Au गोल्ड यानी सोना, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम क्लोरीन गैस। नहीं किसकी परमाणुओं की संख्या किसमें सबसे ज्यादा होगा? यहाँ पर परमाणु की संख्या अगर हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? अगर आपसे गोल्ड है Au तो गोल्ड की कितना होता है आपका द्रव्यमान संख्या, तो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 197। 197 ग्राम सोना में Au की परमाणु की संख्या यानी गोल्ड की परमाणु की संख्या कितना होता है 6 मतलब 1 मोल के बराबर। 1 मोल बराबर कितना होता है अवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.022 गुने 10 के पावर कितना 23 होता है। नहीं तो 197 ग्राम का इतना है। अब कितना ग्राम का निकालेंगे हम लोग 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम Au में परमाणु की संख्या कितना हुआ तो इसे डिवाइड कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना हो जाएगा 23/100 कितना हो जाएगा 97 यहाँ पर। इसके बाद अब निकालेंगे सोडियम का, तो सोडियम की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है प्यारे बच्चे। नहीं तो 23 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर अर्थात आपका 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है 23। अब हम लोग निकालें कितने ग्राम का 1 ग्राम सोडियम का, 1 ग्राम सोडियम का कितना हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 और डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 23। नहीं डिवाइड इतना। और इसके बाद आपका पहला का निकाल लिया हम लोग। नहीं ये पहला का हो गया, ये आपका इसको पहला और ये आपका कौन सा है ये बी हो गया, सॉरी बी यहाँ पर है, नहीं बी यहाँ पर आपका हो गया। अब सी के लिए अगर निकालें हम लोग तो सी में कितना आपका लिथियम, लिथियम का कितने परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 7 ग्राम होता है। 7 ग्राम लिथियम, 7 ग्राम लिथियम में लिथियम परमाणु की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब कितने ग्राम लिथियम का निकालेंगे 1 ग्राम का, 1 ग्राम लिथियम के लिए हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर कितना 23 और बटा में कितना हो जाएगा 7 यानी 7। इसके बाद हम लोग डी में निकालेंगे, डी का कितना दिया हुआ है क्लोरीन गैस, नहीं क्लोरीन तो क्लोरीन गैस है यानी कि Cl2 है। मतलब एक जो क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन की जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35 पॉइंट कितना होता है 5। यहाँ कितने क्लोरीन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21
नहीं, कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 21 ग्राम Cl2 यानी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के अणुओं की संख्या कितना होगा, तो ये यहाँ पर परमाणु की संख्या तो कितना हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर कितना 23। अब 1 ग्राम का निकालेंगे Cl2 के परमाणु की संख्या, 6.022 गुने 10 के पावर 23 बटा कितना हो जाएगा 71, 21 कितना हो जाएगा 71। नहीं, अब प्यारे बच्चे आपको बताना है कि इसमें किसकी परमाणु की संख्या ज्यादा होगा, तो जिसका मान ज्यादा आएगा उसकी परमाणु संख्या क्या होगा ज्यादा। कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो देख लीजिए जिसके हर में सबसे कम होगा, जिसका हर सबसे कम होगा उसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक होंगे, क्योंकि छोटा है तो उसे हल करने के बाद बड़ा मान आएगा। नहीं, जैसे 197 है, ये तो आपका बहुत ज्यादा है, इसके बाद यहाँ 23 है और वहां 71। सबसे छोटा हर किसका है, लिथियम का। किसका है प्यारे बच्चे, लिथियम का 7 है। लिथियम का कितना है 7 है। नहीं तो अब ये 7 है, इसकी सबसे कम हर है, डिवाइड करेंगे तो बड़ा मान आएगा ना। जब बड़ा मान आएगा मतलब परमाणु की संख्या भी अधिक किसका होगा, लिथियम का। नहीं, क्यों लिथियम का, क्योंकि लिथियम के हर की संख्या क्या है सबसे कम, बाकी सब की संख्या क्या है हर में ज्यादा है, इसलिए अब आपका मान इसका ज्यादा आएगा। ज्यादा मान आएगा मतलब परमाणु की संख्या क्या होगा अधिक, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही। 1 ग्राम लिथियम में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगा। नहीं तो इस तरह से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। NaCl के यानी सोडियम क्लोराइड के 3 मोलरता वाले विलयन के 3 लीटर में मोलों की संख्या होगी। यानी यहाँ पर मोलरता भी दिया हुआ है और विलयन का आयतन भी दिया हुआ है। नहीं, आपको बताना है क्या, मोलों की संख्या। किसकी संख्या बताना है, मोलों की संख्या। यानी NaCl जो है इसकी मोलों की संख्या कितना होगा, मोल संख्या बताना है। नहीं तो कैसे करेंगे सर हम लोग, तो यहाँ पर जानते हैं मोलारता बराबर फार्मूला क्या, तो मोलारता को m से सूचित करते हैं। मोलारता बराबर होता है अवयव की मोलों की संख्या, यानी विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। कौची में होता है, लीटर में होता है। और मोल विलय की मोलों की संख्या को कौची सूचित करेंगे हम लोग, n से, और यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा n बटा आयतन, विलयन का आयतन मोलरता का फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोलरता किसको बोलते हैं, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित अवयव, अवयव मतलब विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन की आयतन। कौची में, लीटर में। नहीं, और इसकी अनुपात को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, मोलरता कहा जाता है। यानी मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, और विलयन की आयतन को किसे, v से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर n बटा क्या हो जाएगा v। n मोल संख्या, v आयतन और m आपका मोलरता। अब मोलरता हम लोग को दिया हुआ है कितना 3 बराबर n, आयतन में कितना लीटर है 3 लीटर, इधर भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 9। यानी कि NaCl के 3 मोलरता वाले विलयन जो है 3 लीटर में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा 9 के बराबर, अर्थात तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, सी क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना, ये चीज है प्यारे बच्चे। चले आगे, चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर कर रहा है उस विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता बताना है जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड घुला हुआ है। आपको बताना है प्यारे बच्चे क्या, कि अगर विलयन है, विलयन की मोलरता बताना है जिसमें कितना ml विलयन है 500 ml, और 500 ml विलयन में 5 ग्राम क्या घोला गया है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आपको मोलरता बताना है, यानी m बताना है आपको। नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मोलरता बराबर फार्मूला होता है, अभी बताया आप लोग को, मोलरता बराबर होता है
अवयव की मोलों की संख्या, तो अवयव इसमें कौन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी क्या चीज है विलयन का आयतन लीटर में लेंगे, नहीं आयतन लीटर में, नहीं लीटर में लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर हम लोग इस मोल संख्या नहीं दिया, बिलियन की आयतन दिया हुआ है नहीं, यानी V से इसको अगर लिखे तो M बराबर आपका क्या हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, यानी कुछ हो जाएगा V। तो इसमें हम लोग को V दिया हुआ है, V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर 500 ml, कितना ml 500 ml, नहीं या इसको नीचे लिखते हैं हम लोग, V बराबर कितना आपका दिया हुआ है, V बराबर है 500 ml, कितने ml है 500 ml, नहीं अब आपका इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 500 डिवाइड कितना से करेंगे 1000 यानी 1000 से, 2 शून्य खत्म, 5 दूना के 10, 1/2 डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना बच जाएगा 5 लीटर, भी निकल गया हम लोग को। इसके बाद हम लोग को क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं भार बटा अनुभार, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अनुभार यहाँ है और भार दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या भार, तो भार कितना दिया हुआ है बच्चे 5 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर निकाले हम लोग अनुभार तो क्या आ जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 16, हाइड्रोजन का 17 और 3 23 कितना हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 40, इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 कितना हो गया आपका 8 हो गया, 1 कितना हो गया 8, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको हम लोग डियाती में छोड़ देंगे ताकि सोल्व करने में आसानी होगा हम लोग को, ना इसे लीटर में छोड़ 1/2। अब ये दोनों के मान के यहाँ रख देंगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा M बराबर NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या कितना आ गया 1/8, नहीं बटा आयतन कितना 1/2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई ए ऊपर चला जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा 1, 2 दूना के 4 बराबर आ जाएगा 1 कितना 4, डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी कि हाँ 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 4 से 0 नहीं 0 बैठ गया 0.1 नहीं 2 हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ बचा 2 शून्य 5 का 20, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 0.25, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी 25। तो 25 आपका है यहाँ पर ऑप्शन में 25 मोलरता, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इस तरह से बच्चे हम लोग मोलरता निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब आपको कैलकुलेशन आप अपने तरीका से कर सकते हैं, बाकी मेन जो आपका है ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना ये चीज। बाकी ये सोल्व करने का है, ये आप कैलकुलेशन अपने तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना ये चीज। चलिए आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दवा का यानी मेडिसिन का उपयोग किस में किया जाता है प्यारे बच्चे, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अब कैंसर क्या होता है, तो कैंसर एक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तो इसका इलाज चल गया, परंतु बहुत कुछ साल पहले इसकी इलाज ठोस रूप से इसका इलाज नहीं, तो अभी भी पूरी तरह से इसका ठोस रूप से इलाज नहीं है, लेकिन अभी कुछ दवा है जो कि आपको राहत मिल सकता है। और कैंसर है क्या, तो कैंसर का मतलब बायो में आप पढ़ेंगे, नहीं 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर बायोलॉजी में एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उस चैप्टर के अंदर आपको कैंसर के बारे में पढ़ना पूरी डिटेल्स में। नहीं ऐसे हम बता दे रहे हैं कुछ कि कैंसर का मतलब नहीं कोशिकाओं के अनियमित विभाजन को ही क्या कहा, अनियमित रूप से विभाजन को ही क्या बोला जाता है, कैंसर कहा जाता है। नहीं मतलब आवश्यकता से ज्यादा कोशिका का विभाजन हो जाता है
और नए कोशिका का निर्माण होता है तो उसी को बोला जाता है क्या, कैंसर। और इस कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है, तो इस कैंसर में बच्चे सिस्प्लेटिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सिस्प्लेटिन का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे नहीं। कैंसर के लिए कौन सी मेडिसिन का, कौन सी दवा का, सिस्प्लेटिन का उपयोग किया जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता के लिए, किसके लिए, ज्योति तीव्रता के लिए SI मात्रक होता है। तो इसका क्या होता है, केल्विन आपका तापमान का मान होता है। केल्विन किसका होता है, तापमान होता है, नहीं ये तापमान का मान तो ये भी नहीं होगा। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक तो ये भी नहीं होगा। मोल आपका क्या है, किसी भी अणु परमाणु या आयन की निश्चित संख्या को बताता, निश्चित मात्रा को बताता है। कौन बचे, मोल, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और ये आपका कंडेला, नहीं कंडेला किसकी मात्रा है, ज्योति तीव्रता का। तो इसे आप याद रखेंगे, नहीं कंडेला किसका SI मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। नहीं या इसको क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है, कैंडेला किसका SI मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। नहीं और यहाँ क्वेश्चन पूछा है ज्योति तीव्रता के लिए SI मात्रक, तो भी कौन होगा आपका, कंडेला होगा। समझ में, नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे करें भार की इकाई है, भार, नहीं भार की इकाई क्या है, भार की इकाई बताना है। ग्राम है, न्यूटन है, मीटर है, किलोग्राम है। नहीं तो भार जो आपका होता है प्यारे बच्चे, इसका जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्योंकि भार के बारे में न्यूटन नहीं बताया था, इसलिए भार का SI मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। नहीं इसे कैपिटल N से लिखा जाता है, याद रखेंगे। भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। समझ गए ना। बल का भी मात्रक क्या होता है, अगर बल का भी मात्रक पूछे तो क्या लिख सकते हैं आप, न्यूटन लिख सकते हैं। समझ गए, नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग। 11 आ गया, 10 नंबर क्वेश्चन। ओ 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ओ 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम अलग से ऐड कर देंगे आप लोग को। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। एक मिनट। यहाँ पर ऐड करते हैं 9 नंबर के बाद। नहीं चलिए यहाँ पर ऐड कर देंगे। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए छूट गया था। चलिए यही क्वेश्चन था। चलिए हो गया, छूट गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, केल्विन में 37 डिग्री सेल्सियस का मान है। सेल्सियस से केल्विन में बदल देना है। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो उसके लिए क्या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फार्मूला होता है क्या, 273 के बराबर होता है। नहीं और अगर आपको सेल्सियस किस में कन्वर्ट करना है, आपको केल्विन में, तो केल्विन कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो केल्विन में निकल जाएगा। नहीं तो आप डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री नहीं सेल्सियस, तो 37 जोड़ देंगे और प्लस आपका क्या हो जाएगा 273 से ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 310 यानी 310 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। नहीं तो अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर आपको यहीं पर दे दे कि जैसे 373 केल्विन को किस में बदलने के लिए, सेल्सियस में,
तब इसे कैसे बदलेंगे प्यारे बच्चे हम लोग? तो सेल्सियस में बदलने के लिए 373 में 273 को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 और यहाँ पर आपका 1 यानी 100 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। नहीं तो याद रखेंगे यहाँ सेल्सियस केल्विन में हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे, केल्विन में दिया हो उसको सेल्सियस में, तो दोनों में से कोई अगर पूछे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, दोनों के लिए बता दिए। तो आप इतना बस खाली माइंड में बिठा लीजिए कि अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 को जोड़ा जाता है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो इसमें 273 को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। समझ गए ना? ये चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। नहीं अरे 273 एक्यूरेट नहीं, यहाँ पर पॉइंट में 15 होता है, लेकिन 273 आप ध्यान रखेंगे 0.15 आपको नहीं भी ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप 273 को ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 को जोड़ना है, ऐड करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो हमें क्या करना है? 273 को माइनस कर देना है, घटा देना है। समझ में आ गया ना? यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कर रहा है फ़ारेनहाइट, किसमें बच्चे? फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस का मान। अभी डिग्री सेल्सियस में दिया हो नहीं, अब आपको बताना किस में? फ़ारेनहाइट में। तो आप ध्यान रखिएगा तापमान को केल्विन में भी मापा जाता है, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। नहीं तो आपको वहां बता दिए कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलेंगे और केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। नहीं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि फ़ारेनहाइट से किस में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, इसके लिए भी फार्मूला होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है सर? तो यहाँ होता है आपका फ़ारेनहाइट बटा में 9 इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस बटा में 5 प्लस में कितना होता है? 32। यही फार्मूला होता है प्यारे बच्चे। नहीं ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग को फ़ारेनहाइट का निकालना, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो F बराबर हो जाएगा 9 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 35 बटा क्या हो जाएगा आपका? 5 प्लस कितना हो जाएगा? 32 यानी 32, ये 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। अब F बराबर क्या आ जाएगा? 9 से कितना हो जाएगा? 63 प्लस में कितना हो जाएगा? 32। अब इसे ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। नहीं 3 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होगा आंसर। समझ गए ना? तो ये फार्मूला। तो अब बच्चे आपका इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में कितना मान आ गया? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका? डी, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। नहीं समझ गए? निकालने के लिए अब आपसे अगर पूछ दे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो, माने जैसे आपसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं क्योंकि हम लोग की बॉडी टेम्परेचर जो मापा जाता है वो डॉक्टर जो होते हैं वो फ़ारेनहाइट में बुखार को मापते हैं। नहीं तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया और डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ रख देंगे, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। समझ गए? नहीं किसी का भी अगर पूछे तो आप निकाल सकते हैं। समझ गए ना? ये चीज बच्चे। नहीं अब यहाँ पर अगर बात आता है सर अगर केल्विन मान दिया हो फ़ारेनहाइट बदलना तो क्या करेंगे? तो केल्विन को पहले सेल्सियस में बदलेंगे और सेल्सियस बदलने के बाद ये फार्मूला लगा देंगे। समझ गए? नहीं क्लियर से? बस अपना थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगा देना है। समझ गए ना? चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैज्ञानिक संकेतन में, कौन सी संकेतन में? वैज्ञानिक संकेतन में 0 और 000 नहीं पॉइंट के बाद 000 और 16 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। मतलब इनमें से किस तरह से लिख सकते हैं? वैज्ञानिक संकेतन में। और वैज्ञानिक संकेतन लिखने का तरीका जब भी आपसे पूछे तो दशमलव के पहले एक अंक, बाकी सब कहाँ चला जाता है? दशमलव में, और वहां पर 10 के पावर n होता है। मतलब जैसे वैज्ञानिक संकेतन का मतलब n मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना? n, इसके रूप में लिखा जाता है। n का मतलब नंबर हो गया 10, 10 का 10 के पावर n का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या पावर में आ सकता है। 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के -3 -4,
इस तरह से नहीं। तो यहाँ पर संख्या इतना दिया हुआ है, तो अब दशमलव के एक अंक हमको लाएंगे ना है क्या 1 को। तो यहाँ पर कितने अंक को लाना होगा 2 और 2 कितने हो गए 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और दशमलव को पहले 0 को नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 1.6 मल्टीप्लाई कितने 0 को इधर भेजे हैं, इधर भेजे हम लोग कितने 0 को, तो इधर आपका 3 0 और 1 नहीं 1 क्या हो गया आपका 4 अंक को इधर भेजे हैं। तो नीचे कितने हो जाएगा 4 0, नीचे कितने हो जाएंगे बच्चे 4 0 नहीं, नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 0 हो जाएगा नहीं 10 पर, इस तरह से। अब इसे लिख सकते हैं 1.6 n का मान गुने 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, 10 के पावर 4 और ऊपर ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, यानी 1.6 गुने 10 के पावर -4। यही आपका हो जाएगा बच्चे वैज्ञानिक संकेतन, इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन है इसमें कोई, हाँ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट है, सही है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसानी तरीका से हम लोग समझ रहे हैं, बहुत आसान, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चे हम लोग। अगला क्वेश्चन करें, इतना में 0.0052 में मौजूद सार्थक अंक की संख्या। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको सार्थक अंक के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग नहीं, तो सार्थक अंक यहाँ पर आ ही गया। तो अब यहाँ पर कितने होंगे नहीं, संख्या आपका दिया हुआ 0.0052। तब आपको बता दे प्यारे बच्चे कि अगर दशमलव के बाद अशून्य संख्या के, कौन सी संख्या के, अशून्य संख्या के बाईं ओर, कौन सी ओर, बाईं ओर आने वाली सभी शून्य संख्या क्या होती है, सार्थक नहीं होती है। तो ये भी सार्थक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि अशून्य संख्या के बाईं तरफ है। तो सार्थक अंक एक 5 और एक क्या होगा 2, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछे तो कितना हो जाएगा 2f, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा प्यारे बच्चे। समझ गए नहीं, 2 सार्थक अंक होगा, केवल 5 और 2। ये आपका सार्थक अंक नहीं होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में दशमलव के बाद जो अशून्य संख्या होता है उसकी अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, नहीं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है प्यारे बच्चे, नहीं। समझ गए ना, चलिए तो अब यहाँ देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए 2। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सार्थक अंक आप ध्यान रखें, किसी भी ना संख्या बदल के आपको इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे सार्थक अंक के बारे में। नहीं ऐसा नहीं कि यही वाले संख्या पूछेगा, इसी की तरह संख्या पूछ सकता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ गए नहीं, अंक बदल सकता है, तो घबराना नहीं है, बस आपको रूल्स पता होनी चाहिए। समझ गए ना। और एक सार्थक अंक जरूर पूछता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है सार्थक अंकों के बारे में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। नहीं तो बहुत बार एग्जाम में ये सार्थक अंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना। चलिए, और सार्थक अंक के बारे में हम लोग फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए हैं बहुत अच्छी तरीका से। नहीं चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिया हुआ एक यौगिक के, नहीं कितने यौगिक, एक यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O दिया हुआ है। यदि अनुभार कितना है 60 है तो अनुसूत्र क्या होगा। अब हम लोग को अनुसूत्र निकालना है। अनुसूत्र का मतलब, अनुसूत्र कैसे निकालते हैं सर, तो अनुसूत्र निकालने के लिए वो भी किससे, इंपेरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र से, सरल सूत्र से। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, अनुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होता है प्यारे बच्चे, नहीं मूलानुपाती सूत्र। अब यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ n क्या है सर, तो n का मान निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, तो अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का अनुभार। तो यहाँ पर n बराबर निकाल लेंगे हम लोग, क्या होगा भार बटा अनुभार। तो भार किसका आपका, नहीं जो दिया हुआ अनु का जो अनुभार, अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, नहीं सूत्र भार।
तो अब यहाँ पर अनुभार दिया हुआ कितना 60 ग्राम, 60 दिया हुआ नहीं, मूलानुपाती सूत्र कितना दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र का भार दिया हुआ नहीं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अनुभार नहीं। कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 2, एक होता है 2, तो कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 और 16 आपका कितना आ जाएगा लगभग 14 और 16 हो गया नहीं, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 20 और 10 कितना हो गया 30, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना बचे 30, एक कट जाएगा 30 दूना के 60, n का मान कितना आ गया 2। अब वहां पर हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू CH2O, मूलानुपाती सूत्र है ना, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, C2H4O2, कितने मजेदार क्वेश्चन है आपका, C2H4O2 आ गया, समझ गए नहीं, कितने अच्छे क्वेश्चन है, समझ गए ना। बस प्यारे विद्यार्थियों, आपको कंसेप्ट अगर पता है तो बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सही सही आंसर कर सकते हैं, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर इस तरह का आपका कहीं दिया हुआ है फॉर्मूला C2H4O2, बाकी सब गलत ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, समझ गए नहीं। तो आपको कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं नहीं। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, समझ गए नहीं। चलिए, कंसेप्ट के साथ आपको आंसर बता रहे हैं। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन मार करके बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं, परंतु आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये कैसे हुआ, कैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है इसके जगह पर कोई दूसरा मूलानुपाती सूत्र दिया हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये रट के मान लें कि इसको लिख दिए, लेकिन दूसरा दिया हो तो वहां पर क्या करेंगे। लेकिन कंसेप्ट अगर हम लोग को पता है तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मूलानुपाती सूत्र से अनुसूत्र निकाल सकते हैं या अनुसूत्र से मूलानुपाती सूत्र भी निकाल सकते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले स्लाइड में हमने बताया अनुसूत्र से क्या निकालने के लिए, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने का आसान तरीका है कि अनुसूत्र में जिसकी परमाणु की संख्या सबसे कम है उसी संख्या से सब में डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। और अगर मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है, अनुसूत्र कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला आपको लिख दिया है नहीं, ये फॉर्मूला हमने आपको लिख दिया है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हैं नहीं, ये फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। चलिए, तो ये फार्मूला से आप कंसेप्ट ये आपको बताया गया, इससे आप किसी भी तरह से कोई भी सूत्र दिया हो तो उसको निकाल सकते हैं, समझ गए ना। चलिए, तो आगे चलें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सा नियम कहता है कि समान ताप नहीं, समान स्थिर ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों नहीं, समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए मतलब बदलता नहीं है। तो कौन सा नियम कहता है बच्चे, तो इसके लिए आपका कौन सा नियम कहता है, आवोगाद्रो का नियम। इस नियम को किसने दिया था, आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिकों ने नहीं। तो आवोगाद्रो नियम के अनुसार अनुसंख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर समान ताप और दाब क्या हो, समान, तो गैस समान आयतनों में, समान आयतनों में जो उनकी अणुओं की संख्या होती है वो क्या होता है, आवोगाद्रो के नियम बताता है कि वो समान होता है नहीं, बराबर। और आवोगाद्रो अगर संख्या आपसे पूछे आवोगाद्रो संख्या कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, समझ गए ना। तो ये नियम बताता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में, समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान है। कौन बताता है, आवोगाद्रो का नियम बताता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। चलिए, अब यहाँ कह रहा है प्यारे बच्चे क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम के दहन का मतलब जलने से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। नहीं, अरे कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चे, इसी के कारण दीवार को जब सफेदी करते हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है नहीं, जिससे दीवार पर क्या आ जाती है, सफेदी करने के बाद दीवार पर
चमक आ जाती है, दीवार चमकने लगता है। समझ गए ना। तो अब कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब नहीं जलाएंगे कितने ग्राम में, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, तो आपका क्या बनेगा बच्चे, कितने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना। तो ये आपका कितना है, इसका अनुभार निकाल लेंगे हम लोग। नहीं तो अनुभार कैल्शियम का कितना होता है 40, नहीं 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 16 48। अब इसे जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अभी 100 ग्राम है ही, 100 ग्राम में पूछ रहा है ना, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाए तो कितने कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, निकाल सकते हैं। कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का यानी कितना ग्राम हो जाएगा 56 ग्राम। तो यदि आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को दहन करते हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। कितने ग्राम प्राप्त होगा 56 ग्राम, 56 ग्राम प्राप्त होंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ए। 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर सही है। समझ में आ गया ना। चलें आगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं प्यारे बच्चे, नहीं ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हम लोग। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान निकालना यानी अनुभार निकालना है। किसका निकालना है, ग्लूकोज का। किसका निकालना है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्य, जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं कि अणु के अंदर जितने भी परमाणु है वो सबकी परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ जोड़ेंगे हम लोग। तो कार्बन कितने 6, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 × 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या आ जाएगा 12 6 कितना होता है 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 चौका कितना 64। इसे ऐड करेंगे प्यारे बच्चे, 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, नहीं 8 हो जाएगा। 16 चौका 16 96 होगा, 16 चौका 66 ना, यहाँ पर आपका 6 है तो हम 4 ही बार पढ़े, सॉरी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 16 कितना 96। अब ऐड कीजिए तो 6 और 2 8 और 2 10 के 0 हासिल कितना हो गया 1, 9 और 1 10 और 7 17 और 1 कितना हो गया 18। 118 यूनिफाइड होता है, या इसको AMU में भी लिख सकते, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसे यूनिफाइड में भी लिख सकते हैं, केवल यू से भी लिखा जा सकता है। इसमें कौन ऑप्शन 180 सही है, लेकिन ये क्या चीज में दिया हुआ ग्राम, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि आणविक द्रव्यमान किस में लिखा जाता है AMU या फिर यूनिफाइड में लिखा जाता है। नहीं तो ये ऑप्शन गलत, केजी में ये भी गलत, यूनिफाइड में लिखो, न्यूटन में भी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा सी। क्लियर है, समझ गया ना ये चीज। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 नंबर, P4 के 1 मोल में परमाणुओं की संख्याएं हैं। P4 मतलब फास्फोरस की 4 परमाणु है, नहीं तो पहले एक फास्फोरस के हम लोग निकालेंगे, इसके बाद 4 से उसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एक फास्फोरस जो होता है प्यारे बच्चे, और उसकी 1 मोल में, कितने मोल में 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होता है, कितने मोल में 1 मोल में परमाणु की जो संख्या होता है वो 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है 23। अब कितना का पूछा है 4 का, तो यानी कितने फास्फोरस के, P4 मतलब 4, नहीं 4 फास्फोरस, इसमें क्या कर देंगे हम लोग 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं किसमें इसमें। अगर 1 मोल है नहीं फास्फोरस का कितना हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23, लेकिन यहाँ पर कितने फास्फोरस है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और नहीं 0 एकम 0 पॉइंट, और 6 चौका कितना हो जाएगा 24। इसे हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो
0.6088 नहीं, मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 कम हो जाएगा आपका कितना 22 यानी 22 हो जाएगा नहीं, यही आपका हो जाएगा आंसर नहीं। 2.4088 गुने 10 के पावर 22 ये जो आपका होगा परमाणु की संख्या होगा किसका, P4 का। कितने मोल में, 1 मोल में होगा, समझ गए नहीं। चलिए तो इसमें आपका इतना मान दिया हुआ है डी में देख सकते हैं आप यहाँ पर डी में 2 पॉइंट कितना हुआ आपका, सॉरी इसको इधर लाते एक दशमलव बढ़ेगा घटेगा नहीं, यहाँ पर दशमलव क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी 24 हो जाएगा नहीं, सॉरी तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा प्यारे बच्चे नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका डी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग, चलिए तो अब क्या हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओ सॉरी दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए थे। P4 के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या है, और इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन हो गया नहीं, सेम स्लाइड है, इसे हम लोग हटा देते हैं। कौन सा है 18 नंबर, ये हो गया ये हो गया ये वाला खत्म। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया। चलिए तो कह रहा है NH3 के कितने ग्राम 34 ग्राम में, मतलब अमोनिया के 34 ग्राम में मौजूद उपस्थित अमोनिया के मोल की संख्या है। मोल संख्या बराबर नहीं, तो मोल संख्या को n से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, और मोल संख्या बराबर होता है W बटा m। W क्या है भार और m क्या है अनुभार। W आपका भार है यानी द्रव्यमान, और m आपका है अनुभार यानी आणविक द्रव्यमान, समझ गए ना। ए और मोल बराबर 3 तरह से फॉर्मूला होता है नहीं, एक ये होता है, और n बराबर आपका n नॉट बटा n a। n नॉट का मतलब परमाणु के लिए परमाणु संख्या, अणु के लिए अणु संख्या, आयन के लिए आयन संख्या। n a क्या है अवोगाड्रो संख्या नहीं, अवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 गुने 10 की पावर 23, इसे याद रखेंगे नहीं। ये आपका एक और फॉर्मूला क्या होता है n बराबर 22.4 लीटर बटा में क्या होता है वी। ये 3 फार्मूला होता है बच्चे। तो आयतन के अनुसार अगर मोल निकालना है तो ये फार्मूला, अणु परमाणु की संख्या से निकालना तो ये फार्मूला, अगर भार से निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, भार दिया हुआ कितना 34 ग्राम, अनुभार फार्मूला से निकाल लेंगे तो नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है, एक का 1 होता है 3 का कितना हो जाएगा 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। यहाँ पर ले देंगे बटा में कितना 17, 17 दूना के 34, n बराबर कितना हो जाएगा 2 मोल। कितने मोल आ गए 2 मोल हो गया नहीं। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने हम लोग। सॉरी हाँ अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीलियम के 12.044 गुने 10 के पावर 23 परमाणु कितने मोल हैं, यानी परमाणु की संख्या दिया हुआ आपको बताना है, क्या मोल संख्या बताना है प्यारे बच्चे। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर परमाणु या अणु की संख्या के अकॉर्डिंग निकालना हो तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर n नोट का मतलब होता है क्या, परमाणु के लिए परमाणु संख्या, अणु के लिए अणु संख्या, और n क्या होता है अवोगाड्रो संख्या, जो कि अवोगाड्रो संख्या निश्चित संख्या है कितना 6.022 गुने 10 के पावर 23, जो कितने मोल के बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है नहीं ये चीज। तो आपसे पूछे 1 मोल आयन या 1 मोल अणु या 1 मोल परमाणु में कितने संख्या होते हैं, अणु होगा तो अणु संख्या, परमाणु होगा तो परमाणु संख्या, आयन होगा तो आयन संख्या। तो आयन के लिए कितना संख्या होगा कितने मोल में 1 मोल में नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अवोगाड्रो संख्या लिखते हैं और मोल की संख्या दिया हुआ है, सॉरी अणु परमाणु की संख्या दिया हुआ है 12.044 गुने 10 के पावर कितना है 23, बट अवोगाड्रो संख्या कितना है 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है 23। तो ये पावर से पावर 23
से क्या हो गया आपका खत्म हो गया, ये आपका कट जाएगा। 6 दूना के 12 नहीं 0.0, 2 दूना के 4, 2 दूना कितना 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यानी कि आपका आ जाएगा 2.022, 2.022 लगभग कितने के बराबर हो जाएगा आपका 2 मोल के बराबर। यानी कितने मोल हो जाएंगे, हीलियम कितने परमाणु में हीलियम कितने परमाणु में, मोलों की संख्या कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सही आपका है बी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कर 0.1 मोल सोडियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्याएं हैं। सोडियम कार्बोनेट के 0.1 मोल दिया, इसमें अणुओं की संख्या बता रहा है, मोल संख्या दिया हुआ है, अणु संख्या निकालना हम लोग। तो अणु संख्या कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मोल संख्या बराबर होता है, फार्मूला भी हमने बताया आपको, n0 बटा क्या होता है Na। अब n0 बटा n है, अवोगाड्रो संख्या पता हमको इसको निकालना, मोल की संख्या पता है 0. कितना 1 दिया हुआ है, बराबर n0 निकालना हम लोग को, और ये ने पता हम लोग का 6.022 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। अभी दे हम लोग भागा में इधर आया तो कुछ हो जाएगा गुना में, तो n0 बराबर हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 6.022 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। नहीं, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, नहीं इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 21, 6.022 गुने 10 के पावर 22, 6.022 गुने 10 के पावर 24। यहाँ पर आइए हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 एकम 0, 0 का 0 होगा, 10.6 एकम 6, नहीं 10 यहाँ नहीं होगा अभी, 6 एकम कितना हो जाएगा 6। अब 10 के बाद हम लोग को कितना अंक हो जाना चाहिए 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0, यानी 0 पॉइंट इतना आ जाएगा 0.6022 गुने 10 के पावर 23। अब इससे अगर लिखेंगे हम लोग तो 6 को इधर ले लाएंगे, 6.022 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 22, और यहाँ ये जिस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा इसमें है, तो ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, सी नंबर सही 6.022 गुने 10 के पावर 22। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर में कह रहा है 4 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या है। हाइड्रोजन गैस का पूछ रहा है, H2 का पूछ रहा है, कितना है आपका 4 मोल दिया हुआ है, नहीं तो यानी n बराबर आपका दिया हुआ, हम लोग को बताना क्या है द्रव्यमान बताना, किसके लिए हाइड्रोजन गैस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला जाएगा W/m, जिसमें कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है W ज्ञात करना है, नहीं द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान की जगह आपसे भार भी पूछे तो सेम फार्मूला लगेगा। मोल आपका 4 हो गया, W हम लोग को ज्ञात करना है, m यानी अनुभार आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, तो एक हाइड्रोजन के तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अनुभार, यहाँ पर लिख देंगे कितना 2। अब ये 2 भागा में धरेगा तो कुछ हो जाएगा गुना के, यानी 4 गुना के कितना हो जाएगा 8 है ऑप्शन में आपका 8 ग्राम, कितना ग्राम हो जाएगा 8 ग्राम आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसानी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्या कर है, यदि कार्बन के 1 मोल का वजन यानी भार कितना ग्राम है 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का निकटतम द्रव्यमान क्या है। कार्बन का 12 ग्राम दिया हुआ वजन कितने मोल में 1 मोल में, तब कर एक परमाणु का निकटतम द्रव्यमान क्या है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे 1 मोल, कितने मोल 1 मोल जो कार्बन है नहीं वो कितना ग्राम है बच्चे 12 ग्राम। अब 1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है 6.022 गुने, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम 12 ग्राम कार्बन में नहीं कितने परमाणु की संख्या होगा, या फिर सही लिखे तो वही हम लोग
किसी भी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6.022 गुने 10 के पावर 23 बराबर कितना हो जाएगा 12 ग्राम, नहीं 12 ग्राम में आपका इतना परमाणु होता है। नहीं तो अब बताना हम लोग को एक परमाणु में कितना ग्राम हो जाएगा। तो एक परमाणु के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको उस साइड में भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक परमाणु के लिए कितने, इतने परमाणु के लिए 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु की संख्या होगा। नहीं 22 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। अब कितने परमाणु, 10, इतना परमाणु में 12 ग्राम। अब हमसे पूछा है कितना, एक ग्राम एक परमाणु, कितने परमाणु, एक परमाणु में कितना ग्राम होगा, नहीं परमाणु में कितना ग्राम हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसको उधर भेज देंगे 12 बटा कितना 6.022 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 23, ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में लगभग। नहीं तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर 23 प्लस ऊपर जाएगा तो कोचिम हो जाएगा माइनस में 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो है दिया हुआ यहाँ पर, ये दिया हुआ 2 गुना 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए, नहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ गए नहीं, बहुत कंसेप्ट के साथ हमने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए नहीं। तो आप सभी विद्यार्थी अगर इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो आप अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको इस लेक्चर कैसा लग रहा है। हमने जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो किस तरह से है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, बताने की तरीका सही है या नहीं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करेंगे। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार का है। नहीं चलिए, तो अब यहाँ पर दिया हुआ आपका निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम पानी का सही प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इनमें से जितने भी आपका जल का दिया हुआ मात्रा, इसमें से कौन कौन जो है आपका, जैसे 2 मोल H2O, 20 मोल पानी, 6.022 गुना 10 के पावर 23 पानी के अणु, 1.2 गुना 10 के पावर 25 पानी के अणु, इनमें से कौन जो आपका है इतना 360 ग्राम पानी का सही प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इनमें से किसका 360 ग्राम आएगा। तो चारों को हम लोग बारी बारी से हल करते हैं, नहीं तब इसके बाद ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन लिख लेने से हम लोग को पता तो हो जाएगा, रट लेंगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बदल दे, ऑप्शन चेंज कर दे तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। परंतु कंसेप्ट के साथ हम लोग अगर बनाते हैं तो एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं प्यारे बच्चे। नहीं चलिए, तो 2 मोल H2O में क्या निकालेंगे, ग्राम यानी W निकालेंगे हम लोग। तो N बराबर होता है बच्चे W बटा क्या M, W क्या होता है भार, यहाँ पर W अगर जिसका 360 आएगा तो प्रतिनिधित्व करेगा और नहीं आएगा तो नहीं करेगा। N का मान कितना दिया यहाँ पर 2 मोल, तो यहाँ लिख देंगे 2 बराबर W बटा M, कौन सा है जल के लिए हम लोग अनुभार क्या निकालेंगे, तो जल के लिए हो जाता है हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 और 2 कितना हो गया 18, यानी हो जाएगा 18। तो W बराबर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 18 दूना के 36 ग्राम। क्या सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा को देखते हैं हम लोग, 20 मोल पानी दिया हुआ, कितने मोल है 20 मोल, तो अब यहाँ पर 2 की जगह क्या ले लेना हम लोग, ये कौन सा ऑप्शन था आपका पहला नंबर। नहीं इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर, 20 मोल पानी, तो यहाँ लिख देंगे 20 नहीं बराबर आपका, इसको डायरेक्ट बना देते हैं हम लोग W बटा M, नहीं तो यहाँ पर गुना कर देते हैं डायरेक्ट, आपका क्या हो जाएगा 18 बराबर W, नहीं तो आपका 18 गुना कितना हो जाएगा 36 यानी 360 ग्राम, कितने ग्राम हो जाएगा 360 ग्राम W आ गया, यानी कि ये सही है, ये क्या है आपका 20 मोल सही है। इसके बाद अब ये दोनों को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, तीसरा को भी, तीसरा क्या है आपका, नहीं तो यहाँ पर W बराबर चेक कर लेंगे हम लोग, ये 6.022 गुना 10 के पावर 23 पानी के अणु दिया हुआ है, जो ये कितने मोल के बराबर है 1 मोल के बराबर, 6.02 गुने 10 के पावर 23 पानी मतलब ये 1 मोल के बराबर, तो यहाँ 1 गुने
पानी के अनुभार आपका कितना हो जाएगा 18, यानी W का मान कितना आ गया 18 ग्राम। ये भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है सही, तो इसलिए ये भी कौन हो जाएगा गलत। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1.2 गुने 10 के पावर कितना है 25 पानी के अणु, तब इससे हम लोग इतना दिया हुआ आपका। अब इसे हम लोग क्या क्या करना है हल करना है। तो कैसे हल कर सकते हैं बच्चे हम लोग, इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कौन सा 4 नंबर का। 4 नंबर में 1.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना 25। अब 2 को इधर ला सकते हैं हम लोग, ला सकते हैं ना। इधर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 को इधर ले लाएंगे तो आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। एक और को ले लाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और गुना क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर 3। 2 0 घसा गया, एक तो 2 को इधर लाए तो 0 कम हो गया और एक 0 लिखे तो आपका एक यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 23। अब इससे हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे प्यारे बच्चे। नहीं तो हल करने पर क्या निकलेगा आपका इतना हम लोग को दिया हुआ नहीं तो 12 ये कितने मोल के बराबर होगा लगभग, तो ये आपका कितने मोल के बराबर है, ये आपका 2 मोल के बराबर। कितने मोल सॉरी 20 मोल के बराबर हो। कितने मोल के बराबर होगा 20 मोल का बराबर। नहीं तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हम लोग W बराबर 20 गुना क्या हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा 360 ग्राम। कितने ग्राम, तो ये भी आपका क्या हो जाए क्योंकि 12 है ना, यानी या 12 पॉइंट आप यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं या 120 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगभग आपका कितने के बराबर है 2 मोल के बराबर, तो सॉरी 20 मोल के बराबर है क्योंकि यहाँ 24 पावर में है। तो अब आपका क्योंकि 10 यहाँ पर गुना कर सकते हैं ना, तो 10 गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब बच्चे ये जो आपका है नहीं इसे चलिए, तो ये जो आपका है नहीं इससे हम लोग 2 मोल और सॉरी 20 मोल और 20 मोल को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 ग्राम, यानी ये भी आपका क्या है सही। तो चौथा और दूसरा क्या है सही, ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हम लोग निकाल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यह कह रहा है पाई में सार्थक अंकों की संख्या है। पाई में सार्थक अंक बताना है आपको, नहीं तो आपको बताए हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद पहले है ये तो आपका ऑलरेडी होगा सार्थक अंक, होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब दशमलव के बाद अशून्य है। दशमलव के बाद क्या है अशून्य संख्या है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगा आपका सार्थक। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चले हम लोग 3 क्वेश्चन आ गए सार्थक अंक से, तो आप समझ आइए कि इस क्वेश्चन इसके आधार पर जरूर एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। समझ गए ना, इसलिए इसको आप गांठ बांध के याद कर लेंगे। सार्थक याद नहीं करना है, समझ लेना है सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है। और इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट स्लाइड में ही सार्थक अंक के बारे में डिस्कस किए हैं। समझ गए ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संख्या में सभी शून्य सार्थक है, इनमें से बताना है। तो इसमें तो बच्चे आपका नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, ये तीनों नहीं होंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर भी एक तो शून्य सार्थक होंगे परंतु 5 के ये अशून्य संख्या के बाईं तरफ आ रहे हैं, इस दाईं तरफ आने वाले तो सार्थक होंगे परंतु बाईं तरफ वाले सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ 2 0 सार्थक है परंतु ये 2 नहीं, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है। तो अब आते हैं सी में, और सी में भी ये भी ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि अशून्य संख्या के बाईं तरफ है शून्य, तो ये दोनों आप ये तीनों सार्थक अंक नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। अब यही सही होगा क्योंकि यहाँ पर आपका है अशून्य संख्या अशून्य संख्या और अशून्य संख्या के दाईं तरफ आने वाले शून्य भी क्या होते हैं सार्थक होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया 2 और 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ गए ना, इस तरह से बता सकते हैं प्यारे बच्चे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी यौगिक को विभिन्न विधि द्वारा बनाने पर भी उसके तत्व का अनुपात सदैव एक जैसा रहता है, यह कथन किस नियम का है।
कहने का मतलब है किसी यौगिक को विभिन्न विधि, चाहे किसी भी विधि से आप प्राप्त करें या किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, तो उसके तत्वों का अनुपात सदैव एक जैसा रहता है, मतलब समान रहता है। तो यह कथन किस नियम पर है? तो यह कथन आपका है स्थिर अनुपात का नियम। जैसे H2O, इसमें तत्वों का अनुपात अगर निकाला जाए प्यारे बच्चे, तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो तत्वों का अनुपात 1:2 अनुपात कितना होगा? 1। चाहे आप जल को कहीं से भी प्राप्त करें, जल को किसी भी विधि से प्राप्त करेंगे या किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, तो जल के तत्वों का अनुपात क्या होगा? 2:1 ही रहेगा। ये अनुपात बदलने वाला नहीं है, सदैव एक जैसा होता है। यह कौन सा नियम बताता है? यह रासायनिक संयोजक के जो आपका स्थिर अनुपात का नियम है, यह नियम बताता है कि किसी भी यौगिक को किसी विधि या किसी स्रोत से प्राप्त करें तो उसके तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, सदैव बराबर होता है, वो बदलता नहीं है। नहीं तो इस तरह से आपको बताया। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 कितना हो जाएगा? 2। ये बदलने वाला नहीं, चाहे आप किसी भी स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लें। समझ गए ना? ये चीज है प्यारे बच्चे। चलिए आगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन 28 नंबर आपका, नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु दर्शाता है। अब यहाँ कह रहा है नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु दर्शाता है, इसमें से किसको दर्शाता है? नहीं तो कितने ग्राम नाइट्रोजन है? 1 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु दर्शाता। 1 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु मतलब कितने मोल? 1 मोल प्यारे बच्चे। कितने मोल? 1 मोल। अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ रहे 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल के बराबर है, और किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। लेकिन इसमें आपका दिया मान N2 ना, अगर N यहाँ पर रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, STP पर नहीं 22.4 लीटर नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर N2 है, तो इस मान में 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चे। नहीं क्या कर देंगे? 2.4 में कितना से डिवाइड कर देंगे? 2 से, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 दूना 22 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी 11.2 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? सी, STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। समझ गए? नहीं तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 29 नंबर, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है इसमें। तो कैसे ऑक्सीजन का प्रतिशत बताया जाता है सर? तो ऑक्सीजन के प्रतिशत बताने के लिए आपको यहाँ पर टोटल कितना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किसका बताना है? ऑक्सीजन का। किसका बताना है? ऑक्सीजन का बताना है। तो इसमें ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होगा वो कितना प्रतिशत होगा? ये आपका 40%। कितना प्रतिशत होगा? 40% होगा प्यारे बच्चे। समझ गए? नहीं ये चीज इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं ऑक्सीजन की या किसी भी तत्व की प्रतिशत, सोडियम का या ऑक्सीजन का या किसका पूछे आपका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? तो इसकी पूरी अनुभार को जोड़ दीजिए और इसके अनुभार को जोड़ करके इसमें कितना ऑक्सीजन के भार और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत में लाना है ना। तो इस तरह जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 बटा टोटल आपका कितना हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा आपका बच्चे 23, नहीं प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा? 1, 16 और 17, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा? लगभग 17 और 23 हो जाएगा बच्चे आपका 40। 17 और 23 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हम लोग? 40। कितना लिख देंगे? 40। और इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो कितना? 1 0 खत्म हो जाएगा। 1 0 4 चौका 16 और 4 गुने कितना? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन तो इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ गए? नहीं ऑक्सीजन का पूछा तो जो यौगिक में पूछेगा तत्व का, तो पहले यौगिक का अनुभार निकाल लेंगे और जिस तत्व को पूछेगा उस तत्व के भार से टोटल अनुभार को क्या कर देंगे हम लोग?
भागा कर देंगे तत्व के भार से नहीं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर यहीं पर पूछते हैं बच्चे ऑक्सीजन का प्रतिशत हो गया, नहीं, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत, 40%। अब प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछता सोडियम का प्रतिशत बताइए, तो सोडियम के लिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे 23 बटा अनुभार कितना है टोटल 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 100, और इसको हल कर देंगे, जितना आएगा उतना प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा सोडियम का। समझ गए ना ये चीज। तो सिंबल इसका फॉर्मूला है तत्व के अनुभार बटा अनुभार, तत्व के परमाणु द्रव्यमान, नहीं परमाणु द्रव्यमान है परमाणु भार बटा अनुभार, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, आपका क्या निकल जाएगा तत्व के प्रतिशत मात्रा निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। समझ गए नहीं, तो आपका ये ऑप्शन सही है, 40% होगा ऑक्सीजन के लिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है CH4, मतलब ये आपका मेथेन नहीं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब क्रिया में कितने ग्राम, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने मोल मीथेन यानी CH4 की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर बच्चे रिएक्शन समझते हैं हम लोग, CH4 प्लस ऑक्सीजन नहीं की उपस्थिति में जब जलाने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। तो अब बच्चे मीथेन के जलने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करे तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछ रहा है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने मोल CH4 की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 मोल आपका है मीथेन, कितने मोल है आपका 1 मोल, कितने मोल है बच्चे 1 मोल। 1 मोल जो है कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना 32, यानी कितना हो गया बच्चे 44 ग्राम। कितने ग्राम, तो 1 मोल मीथेन कितना बना रहा है 44 ग्राम। अब कितने ग्राम का पूछा है, 88 ग्राम। कितने ग्राम, 88 ग्राम बनाने के लिए कितने मीथेन की आवश्यकता होगा, तो यहाँ 44 ग्राम के लिए 1 मोल, तो 88 ग्राम के लिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है बच्चे नहीं। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 2 मोल। कितना मोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुगुना मात्रा है, तो यहाँ पर भी कितना मोल हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा प्यारे बच्चे। समझ गए नहीं, यहाँ पर भी 2 का अंतर, तो यहाँ भी 2 का अंतर। समझ गए नहीं, सिंपल सा है कि 1 मोल मीथेन 44 ग्राम बना रहा है, तो 2 मोल कितना ग्राम बनाएगा 88 ग्राम। क्लियर सर, कितना आसान आपका दिया हुआ है। तो इसमें 2 मोल आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे हम लोग, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 40 है, वाष्प घनत्व दिया हुआ है, तो अनुभार का मान क्या होगा। अब बहुत आसान है, जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो अनुभार निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे हम लोग, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। क्या होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, नहीं वाष्प घनत्व होता है प्यारे बच्चे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी अनुभार अगर वाष्प घनत्व से निकालना हो तो 2 इंटू वाष्प घनत्व, और 2 मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। कितना आ गया 80, यानी यहाँ से 40 गुना के 80, तो 80 ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर सही। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। तो इस तरह से बता सकते, इसको आप फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी वाष्प घनत्व से हमें अनुभार निकालना तो ये फॉर्मूला लगा देना होगा। कोई भी मान भी अगर चेंज कर सकता है तो आप फॉर्मूला से बता सकते, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। समझ गए नहीं, अंक बदल सकता है एग्जाम, ऐसा नहीं कि हूबहू देगा, अंक आपका क्या कर सकता है बदल सकता है, बदलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए। समझ गए नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होगी, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, कितने मोल कार्बन को दहन करने पर 1 मोल। कितने, 1 मोल कार्बन को जब दहन करेंगे यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बनता आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगा, एक कितना मोल है कार्बन आपका, 1 कार्बन है, यानी कि कितने मोल है
1 मोल है, तो 1 मोल से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसकी कितना मात्रा तो यहाँ निकाल लेंगे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना कितना 32, यानी कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा गैस की मात्रा, यानी कितना ग्राम है 44। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए 33 नंबर में एसटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नहीं एसटीपी का फुल फॉर्म होता है याद रखेंगे, या इसे एनटीपी लिख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, कोई दिक्कत नहीं। पर 2 मोल गैस का आयतन क्या होगा 2 मोल का, तो आप याद रखना प्यारे बच्चे एसटीपी पर नहीं 1 मोल गैस का कितने मोल 1 मोल गैस, कितने मोल गैस प्यारे बच्चे 1 मोल गैस का जो आयतन होता है का आयतन वो कितना होता है प्यारे बच्चे 22.4 लीटर, कितना होता है 22.4 लीटर होता है, नहीं तो यहाँ पर कितने मोल के बारे में पूछ रहा है 2 मोल, तो यहाँ 2 मोल बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका कितना आ जाएगा 4 दूना के 8 नहीं है 2 दूना के 4, यानी 44 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा 2 मोल के लिए। 1 मोल के लिए 22.4, तो 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 44 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। जो ऑप्शन इसमें आपका कौन सही है बी है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हम लोग 34 नंबर में क्या कर रहे हैं, चूना पत्थर की कितनी मात्रा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगी। बस पीछे हम लोग क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज केवल बदल दिया है। तो कैल्शियम चूना पत्थर का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया नहीं कि कितनी मात्रा 56 किलोग्राम नहीं बनाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, तो अब यहाँ पर निकाले कितना आपका 56 ग्राम, तो यहाँ पर आपका कितना ग्राम आ जाएगा कैल्शियम का 40 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 56। कितने ग्राम कैल्शियम कार्बन, कितने ग्राम चूना पत्थर 1 केजी में बताना है ना किलोग्राम। तो अब यहाँ पर आपका हो जाए कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 48 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल है 4 1 5 और 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितना केजी 100 केजी कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर की जो मात्रा होगा वो 56 ग्राम या 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगी। कितने केजी 100 केजी नहीं कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ग्राम में तो ये भी कोची में आएगा ग्राम में, समझ गए ना ये चीज 100 केजी। तो कौन ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे, चलिए 35 नंबर में 35 नंबर कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु मौजूद होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने आपका अणु मौजूद होंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको 1 ग्राम पूछ रहा है क्या हाइड्रोजन नहीं, इसमें कितने अणु उपस्थित होंगे उसके बारे में बता रहा है। 6.022 गुने 10 के पावर 23, 3.01 गुने 10 के पावर 23 या फिर 2.5 गुने 10 के पावर 23 है 1.5 गुने 10 के पावर 23। तो इसमें अणु की संख्या निकालना जो कि हम लोग को 1 ग्राम क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया हुआ है बच्चे नहीं H, लेकिन ये हाइड्रोजन है तो आपका क्या हो जाएगा H2। तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1 तो 2 हाइड्रोजन कितना ग्राम हो जाएगा 2, तो 1 ग्राम में कितना आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन में नहीं 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं बच्चे 6.022 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। लेकिन हाइड्रोजन को H2 के हाइड्रोजन के हम लोग H2 के रूप में लिखते हैं, यानी कितना ग्राम हो जाएगा 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के लिए आपका क्या है इसमें 2 ग्राम के लिए H2 के लिए, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 ग्राम H2 नहीं में परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन के लिए तो उतना हो जाएगा नहीं, लेकिन H2 यानी हाइड्रोजन गैस के लिए आपका 6.022 गुने 10 के पावर कितना 23/2, इसे डिवाइड कर दीजिए 3 दूना के 6 0 और 2 एकम 2 और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा 2 एकम क्या हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 23, यानी कि 3.011 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 23। अगर हाइड्रोजन के लिए पूछता केवल तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपका 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 022 गुने 10 के पावर 23, लेकिन हाइड्रोजन द्विपरमाणुक अणु है H2 के रूप में रहता है, तो H2 के लिए आपका क्या हो जाएगा
2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 3.01 के गुने 10 के पावर 23। ऑप्शन आपका कौन है इसमें? बी नंबर सही। 0.11 लिख भी सकते हैं या केवल एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 के पावर 23 इतने अणु मौजूद होंगे। अणु पूछ रहा है, नहीं परमाणु पूछता था तो इतना हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है? अणु, मतलब H2 में ना, तो H2 के लिए आपका पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्या कह रहा है कि 36 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या है। कितने ग्राम है प्यारे बच्चे? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोल की संख्या। तो आपको बताएं N बराबर W बटा क्या होता है? M। N निकालना हम लोग को, W दिया हुआ कितना ग्राम? 40। M निकाल लेंगे तो सोडियम का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, 17 और 23 40। 17 और 23 कितना हो जाएगा? 40। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 मोल। यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 1 मोल होगा आपका, नहीं 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में। चले आगे, चलिए आगे आपका है, यदि गैस A का वाष्प घनत्व x है, कोई गैस है A, उसका वाष्प घनत्व दिया हुआ है x, तो गैस A का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में आया था, नहीं बस इसका लैंग्वेज चेंज है, केवल नहीं फॉर्मेट चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है, नहीं कंसेप्ट वही आपका। आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार, क्या निकालना हम लोग को? आणविक द्रव्यमान, क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान या अणुभार। तो क्या होगा प्यारे बच्चे? 2 गुना वाष्प घनत्व, 2 गुना वाष्प घनत्व, नहीं वाष्प घनत्व, तो 2 इंटू वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है? x। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x लिख देंगे हम लोग, यानी कि 2x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो 2x दिया हुआ है, आपका कौन सा ऑप्शन? बी। 37 का कौन आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर में क्या कर रहे हैं? यदि हाइड्रोकार्बन का आणविक द्रव्यमान 26 है, हाइड्रोकार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 26। इसका अनुभवजन्य सूत्र, अनुभवजन्य सूत्र का मतलब मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र मतलब सिंपल फार्मूला, साधारण सूत्र, सरल सूत्र, नहीं आपका क्या है? CH है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन के आणविक द्रव्यमान दिया हुआ यानी अणुभार दिया हुआ 26, और इसका मूलानुपाती सूत्र कितना है? CH। तो इसका आणविक सूत्र पूछ रहे हैं, मतलब अणुसूत्र। तो अणुसूत्र के लिए आपको क्या बताए थे प्यारे बच्चे? नहीं, आणविक सूत्र के लिए आपको बताए थे कि N इंटू क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। N इंटू क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र होता है, नहीं मूलानुपाती सूत्र होता है, यही फार्मूला होता है, नहीं। अब हम लोग को N नहीं पता है, तो N क्या करेंगे हम लोग? निकाल लेंगे। N बराबर भार बटा अणुभार। तो भार कितना? भार यानी आपका भार, अणुभार दिया हुआ है, नहीं अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार आपका कितना है? 26 बटा मूलानुपाती सूत्र कौन है? CH यानी कार्बन। तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन यानी 13 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 13, 13 दूना के 26, N का मान क्या आ गया? 2। तो अब इसे हम लोग 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र CH है, तो यहाँ पर कर देंगे क्या? CH और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे CH2, यही आपका हो जाएगा अणुसूत्र। कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? सी। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। तो अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनटीपी पर अधिकतम आयतन किसका होगा? एनटीपी पर अधिकतम आयतन, नहीं 12.8 ग्राम SO2 CH4 के 6.0 2 गुना 10 के पावर 22 अणु और NO2 के 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम अणु। तो इसमें अधिकतम आयतन जो होगा प्यारे बच्चे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है आपको इससे मोल की संख्या निकालने के लिए हमने बताया पीछे कैसे मोल संख्या निकाला जाता है। और मोल संख्या निकाल करके हम एनटीपी पर
आयतन निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि 1 मोल बराबर 22.4 क्या होता है लीटर। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर आयतन होता है। अब जितना मोल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, उसको सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। जिसका ज्यादा मान होगा, और ये तीनों में सबसे ज्यादा जो मान होगा वो किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम मान, नहीं, इसकी आयतन सबसे ज्यादा होगा। समझ गए नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 4.48 लीटर मीथेन बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, नहीं, 4.48 लीटर मीथेन किसके बराबर है। तो मीथेन के इतना अणु, मीथेन का अणु दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ, नहीं, तो हम लोग क्या लीटर देखना है आपका कितने लीटर के बराबर। तो इसके लिए पहले मोल की संख्या निकाल लेंगे, जो आपको पीछे बताया भी, नहीं, तो मोल संख्या बराबर n बराबर आपका क्या अणु की संख्या दिया हुआ है, नहीं, 1.2 गुने 10 के पावर कितना है 22। इसको इधर भेज देंगे, एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, यानी 12 गुने 10 के पावर कितना हो गया 23। अब बचे हम लोग अणु की संख्या है, 1 मिनट, ये फॉर्मूला लगा देते हैं आपके लिए। तो अब यहाँ हो जाएगा बच्चे आपका n नॉट बटा क्या होता है n 1.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना है 22 बटा 6.022 गुने 10 के पावर कितना है 23। तो यहाँ से लगभग आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, नहीं, तो 2 बार में कट जाएगा। तो आपका मोल की संख्या, ये तो आपका कट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा, नहीं, तो 2, हाँ, और गुना में 10 के पावर -1 रह जाएगा, नहीं, तो अब इससे हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -1। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 22.4 गुने, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और ये पावर माइनस में इसलिए इसको लिख देंगे नीचे। अब हल करेंगे 4 दुना के 8 और 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 10 मानों के बाद आपका यहाँ बटा में 10 डिवाइड करेंगे 4.48 लीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ए। 40 के लिए कौन ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसका भी निकाल सकता है इसी तरह से, 0.5 मोल है, नहीं, तो 0.5 मोल मीथेन, नहीं, इतने लीटर के बराबर होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 1 मोल बराबर होता है कितना, 1 मोल बराबर होता है आपका 22.4 लीटर, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22.4 गुने 0.5, नहीं, किसके लिए आपका बी ऑप्शन के लिए, ये आपका ए ऑप्शन था। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना के 10, 5 गुना कितना होता है 10 के, सॉरी 1 मिनट 4 है, 5 का 20 के जीरो हासिल 2, 5 गुना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 के 4, 1 मिनट 2 ही हासिल है ना, मेरा भी कंफ्यूजन हो जा रहा है। 5 गुना के 10 और 2 12 के 2 हासिल है, 5 गुना 10 और 1 11, 10 मालों के बाद 2 अंक, यानी 11 पॉइंट कितना आ रहा है 2 लीटर, यानी 11.2 लीटर, ये भी आपका गलत है। इसके बाद इसका भी ग्राम दिया हुआ है, आप इसको मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के बाद फिर आप उसमें क्या कर देंगे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी इतना नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा, नहीं, तो इस तरह से आप निकाल के बता सकते हैं प्यारे बच्चे, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हम लोग 41 नंबर की तरफ। किसी तत्व के एक परमाणु का वजन इतना ग्राम है, इसका परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान बताना, जो कि इसका वजन यानी W दिया हुआ है, हम लोग को क्या ज्ञात कर लेना है M ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, नहीं, और किसी तत्व के एक परमाणु का वजन, एक परमाणु का वजन इतना है, नहीं, इतना ग्राम है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु के लिए आपका कितना होता है 1.8 गुना 10 के पावर कितना है 22 है, 10 के पावर -22। तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं, कितने परमाणु के लिए पूछ रहा है, एक परमाणु के लिए, कितने परमाणु के लिए, एक परमाणु का वजन दिया हुआ है, नहीं, ग्राम, तो इसका क्या पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान, 1 ग्राम का ही वजन दिया, 1 ग्राम का ही परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1.8 गुने 10 के पावर -22 ये दिया हुआ है, नहीं,
कितने परमाणु का वजन, एक परमाणु का। और हम लोग जानते हैं किसी तत्व के जो आपका परमाणु का वजन इतना आपका जब है तो 6, एक परमाणु का नहीं तो 6.1 परमाणु का इतना है। तो हम लोग जानते हैं एक मोल निश्चित संख्या यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23 नहीं इतना का क्या होगा। जब पहले एक परमाणु का लिख लेते हैं। एक परमाणु का बच्चे कितना है आपका, एक परमाणु का है आपका 1.8 गुने 10 के पावर कितना -23। तो अब यहाँ निकाल लेंगे हम लोग 6.022 गुने 10 के पावर कितना 23 बराबर 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.8 गुने 10 के पावर -22 है। सॉरी यहाँ 25 लिखा गया है, 22 लिख देंगे, -22 नहीं तो इतना परमाणु का क्या होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो अब बचे -22 और 23 से खत्म हो गए, एक बचेगा आपका। तो 1.8 गुने 6.022 गुने 10 बच जाएगा ना। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई 6.022 गुने 10 के बस 10 के पावर नहीं रहेगा। अब इसे हल करेंगे तो 18 दूना के कितना हो जाएगा 36 के 6 18 दूना 36 और 3 39 नहीं सॉरी 39 18 दूना के कितना हो जाएगा 36 नहीं और 18 दूना के 36 के 6 हासिल थी 18 दूना के 36 और 3 हो जाएगा 9। इसके बाद आपका 3 कम 3 18 छक 78 यानी 100 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 8 108 हो जाएगा नहीं। तो आपको दशमलव के बाद कितना अंक 3 अंक। तो यहाँ पर आपका आगे 108.396 जो किसके बराबर आपको इसमें से कौन होगा 108.36। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से एक परमाणु का वजन इतना दिया हुआ है तो हम निश्चित संख्या के लिए यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23 बराबर 108 गुने 10 के पावर -22 गुने 10.022 गुने 10 के पावर 23 इसका निकाल देते हम लोग। एक परमाणु का इसका क्या निकल गया परमाणु द्रव्यमान। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब कि परमाणु की परमाणुिक द्रव्यमान पूछ रहा है नहीं तो जितने परमाणु होंगे टोटल परमाणु के नहीं द्रव्यमान को जब ऐड किया हुआ रहता है तब परमाणु द्रव्यमान निकलता है। समझ गया ना ये चीज। तो टोटल परमाणु की संख्या किसी तत्व में कितना होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। किसी भी परमाणु के अंदर निश्चित संख्या होता है। तो एक परमाणु का दिया हुआ है तो हम ये सभी परमाणु का निकाल लेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा परमाणुिक द्रव्यमान। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न योगटा का संकेत क्या है। योगटा क्या है एक पूर्व अनुलग्न है नहीं तो अब इसका संकेत क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चे PZYF दिया हुआ है तो P का मतलब क्या होता है पिक्टो। क्या होता है पिक्टो होता है नहीं क्या होता है पिक्टो होता है बच्चे नहीं। P से क्या होता है पिक्टो, Z से क्या होता है जेप्टो, क्या होता है जेप्टो होता है। Y से क्या होता है बच्चे योगटो, क्या होता है योगटो होता है नहीं। और P से क्या होता है फेमटो, क्या होता है फेमटो होता है नहीं। तो इस तरह से आपका किसके लिए पूछला हम लोग को एकटो के लिए। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका Y यानी कि C ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए नहीं। इस तरह से आपसे पूछ सकता है नहीं। योगटो की जगह आपका पेक्टो पिक्टो भी दे सकता है, पिक्टो या पेक्टो लिख सकते हैं नहीं जेप्टो या फिर योगटो। योगटो के लिए कौन हो जाएगा Y, फेमटो के लिए क्या हो जाएगा आपका F होता है बच्चे। समझ गए ना ये चीजें हैं। चलिए आगे 43 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन यानी CO2 का तो कार्बन का कितना होता है बच्चे 12 परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का 16 दुना के 32 यानी कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है ना इसलिए U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कौन हो जाएगा आपका 44 यूनिफाइड यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए
आगे चलते हैं हम लोग। कैल्शियम के 1 मोल में होते हैं कितने कैल्शियम परमाणु होंगे? नहीं तो आपका किसी भी परमाणु के 1 मोल में कितने संख्या होते हैं? तो 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है? 23 होता है प्यारे बच्चे। किसी भी परमाणु के पूछे, नहीं परमाणु में 1 मोल परमाणु हो तो उसमें 6.022 गुने 10 के पावर 23 होगा आपका संख्या। अणु हो तो अणु के लिए भी 1 मोल अणु के लिए इतना ही संख्या होगा, 1 मोल आयन के लिए इतना ही संख्या होगा। समझ गए ना? ये चीज। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर CH4 का, फिर वही क्वेश्चन आपका आ गया। CH4 नहीं तो कार्बन, यानी CH4 है तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 1 का 1 तो 4 का 4 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 यूनिफाइड हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे 46 नंबर में विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में मौजूद मोलों की कुल संख्या का अनुपात कहलाता है। कहने का मतलब है कि विलेय के मोल की संख्या और विलयन में मौजूद यानी उपस्थित मोलों की कुल संख्या का अनुपात क्या होता है? तो मोलंश होता है। क्या होता है? मोलंश होता है बच्चा। मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। लेकिन मोलंश क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसका? विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को क्या बोला जाता है? मोलंश बोला जाता है। या विलायक के भी मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को क्या बोलेंगे? मोलंश। और मोलंश को मोल प्रभाज भी बोला जाता है प्यारे बच्चे। नहीं तो मोलंश बराबर क्या फार्मूला हो सकता है? तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन की कुल मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या जोड़ देंगे तो विलयन के कुल मोल संख्या निकल जाएगा प्यारे बच्चे। नहीं तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। नहीं ये ध्यान रखिएगा, मोलरता पर मोल अंश बराबर ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे हम लोग। अरे मोल अंश को आपको मोल प्रभाज भी कहा जाता है ना, अगर मोल प्रभाज भी पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मोल प्रभाज, नहीं ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं ये मोल अंश को मोल प्रभाज कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे हम लोग। तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का क्या एसआई मात्रक होता है? तो तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। नहीं तो तापमान का एसआई मात्रक अगर पूछे तो आप क्या मारेंगे? केल्विन मारेंगे। समझ गए ना, ये चीज है। चलिए आगे 60 ग्राम कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में 60 ग्राम क्या है? कार्बनिक यौगिक है के विश्लेषण में 24 ग्राम और कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम पाया गया। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताना है। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो ग्राम कितना दिया हुआ है बच्चे? 44 ग्राम में कार्बन कितना है? 24। तो सबके लिए मोल संख्या निकालेंगे। नहीं तो कार्बन की मोल संख्या नहीं 24 बटा क्या हो जाएगा आपका? 60। 24 बटा 60 और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 कट जाएगा आपका। 6 चौका 24 बराबर कितना हो जाएगा? नहीं यहाँ हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र बराबर मोलों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। नहीं तो 24 बटा 60 है, यानी कि आपका हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि मोल संख्या जब हम लोग n बराबर होता है W बटा क्या? अरे सॉरी यहाँ पर नहीं, मोल संख्या निकालेंगे कार्बन का तो कितना हो जाएगा? 60 बटा कितना? 24। तो आपका ये हो जाएगा 6 चौका 24 कट जाएगा कितना?
नहीं, 60 में 24 है ना, 60 में 24, इसलिए यहाँ होगा 60 24 बटा 60। और 24 बटा 60 तो 6 चौका 24, 0 खत्म यानी 4। ग्राम दिया हुआ है। 60 ग्राम कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में कार्बन 24 ग्राम, 4 ग्राम और 32 ग्राम। ओ 100 में तो 0 खत्म, 6 चौका 24 यानी कितना आ रहा है 40। तापमान का मान समझ गए हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। 48 नंबर कर है 60 ग्राम कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में कार्बन कितना है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम पाया गया। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र बताना, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है बच्चे, सबसे पहले मोल संख्या निकालेंगे। तो कार्बन की मोल संख्या निकालेंगे तो आपका n बराबर आपका क्या हो जाए, कार्बन की मोल संख्या, नहीं तो 24 भार बटा अनुभार, कार्बन का क्या होता है 12, 12 दूना के 24, 2 आ गया, नहीं यानी कार्बन कितना की मोल संख्या कितना आ गया 2। इसके बाद निकालेंगे हम लोग NH, हाइड्रोजन की मोल संख्या 4, भार बटा अनुभार, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा आपका परमाणु भार 1, यानी कि इसका 4 आ जाएगा मोल संख्या, नहीं NO, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना दिया 32, बट ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 16, 16 दूना के 32 बराबर 2। मतलब कार्बन आ गया, कार्बन की 2, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 2, तो कार्बन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। ये अनुसूत्र हो गया, नहीं मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सबसे जो कम संख्या तो 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका 2 से 2 खत्म, 2 दूना के 4, 2 से 2 खत्म, तो बच गया कार्बन और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी कि CH2 आपका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, डी। कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 49 नंबर में, 49 नंबर में उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl उपस्थित है। तो विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोलरता। क्या ज्ञात करना, मोलरता। तो मोलरता के लिए हम लोग क्या चाहिए, विलय की मोल संख्या
NaCl क्या है, विलेय है, तो विलेय की मोल संख्या बटा विलयन का आयतन कोची में, लीटर में। तो यहाँ पर आयतन हम लोग लिख लेंगे इसको क्या चीज में, यानी V बराबर आपका हो जाएगा क्या बच्चे, 500 ml है। कितना ml है, 500 ml। इसे लीटर में बदलेंगे तो 500 बटा में 1000, 2 जीरो खत्म, 5 दूना के 10, 1/2 बराबर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 लीटर। नहीं, आयतन मिल गया। विलेय की मोल संख्या यानी कि NaCl की मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, भार, यानी भार कितना दिया हुआ आपका 5.85 बटा अनुभार क्या हो जाएगा, तो अनुभार निकाल लेंगे तो सोडियम और क्लोरीन का, सोडियम का 23 प्लस 35 पॉइंट कितना हो जाएगा, क्लोरीन का 5। इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 8 3 2 कितना हो जाएगा 5, 58 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। यहाँ लिखेंगे 58.5। नहीं, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब सोल्व करेंगे हम लोग तो पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे क्या है, 1 है। तब इसे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 585 बटा 500 कितना हो जाएगा 85, और ऊपर 1 जीरो और नीचे कितना हो जाएगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब इसे हल करेंगे तो 185 से 185 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 1 से, नहीं तो 1 बटा कितना आ जाएगा 10। इसको हल करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1। मोल संख्या निकल गया हम लोग, 0 पॉइंट कितना 1। तो यहाँ रख देंगे। अब हम लोग मोलरता बराबर, मोलरता यानी मोलरता बराबर हो जाएगा क्या, मोल की संख्या, तो मोल कितना आ गया 0.1 बटा आयतन, आयतन कितना है 0.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 1 बटा कितना बचा 5। इसे हल करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। मोलरता कितना आ जाएगा 2 मोल, 0.2 मोल प्रति लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलिए 50 नंबर, नहीं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलिए 50 क्वेश्चन आज हम लोग किए। नहीं तो 50वां क्वेश्चन कर रहे हैं, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन है। ये तो हम लोग को पता ही है कि एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ कंप्लीट किए पूरे एक्सप्लेन के साथ, बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजेदार तरीका से। तो आप सभी विद्यार्थी इस लेक्चर को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखें, और देखने के बाद इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और एग्जाम के समय इसे आप रिवाइज कर लें। इससे जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम से टकरेगा। समझ गए ना, एग्जाम में टकरेगा क्वेश्चन आपका, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसे ध्यान से रिवाइज कर लेंगे, कॉपी पर लिख करके, और एग्जाम के समय इसे रिवाइज कर सकते हैं। और हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स अगर रह गई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन का नंबर और अपना डाउट लिख देंगे, सर ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ में नहीं आया, हमने तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। समझ गए नहीं। चलिए, तो आप सभी विद्यार्थियों को RS एकेडमी 24H पर इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। नहीं, चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का ही। समझ गए नहीं, अगले वीडियो में। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।